कदम बढ़ाओ इस फसाने में, एक ख्वाब सजा है अफसानों का। ये कहानी है तसव्वुर की, नहीं वास्ता है ज़माने का। मैंने बस लफ्ज़ों को संवारा है, जज़्बातों में रंग भरा है। ये रचना पूरी कल्पना है, जो सिर्फ़ दिलों को बहलाने के लिए लिखा है। जो नाम, जगह, किरदार यहाँ हैं, वो सब सोच की उड़ान है। किसी जाति, रिवाज़ या सोच से इनका कोई ताल्लुक नहीं जाने। ना अपमान है, ना आलोचना, बस कल्पना का खेल है ये। हर लम्हा बस एक कहानी है, लेखक का सुंदर मेल है ये। और हाँ दोस्तों, अगर नाइट स्टोरीज की दुनिया में आप नए मुसाफिर हैं, तो प्यार से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यार, हर नई कहानी की सहब सबसे पहले आपको मिले, बस इसी उम्मीद में ये दिल से दुआ कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए, जुड़िए हमारे कारवां से। यही है हमारी असली ताकत, यही है हमारा रिश्ता। आपका साथ ही हमारी रूह की रोशनी है। शुक्रिया, नमस्ते। मैं दीपक सोलंकी को हराना। जतिन भट्ट ने घबराते हुए हंसा, अपने हाथ सरेंडर में उठाते हुए। उसके चेहरे के किनारे से पसीना बह रहा था। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बाकी छात्र उसकी ओर देखने लगे। कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जतिन अभी क्लास चला रहा था। वहां मौजूद लगभग 15 छात्रों में से कई अपने साल के टॉप गुंडे थे। वे कबीर मल्होत्रा के लेवल के थे। और जतिन जतिन तो कबीर का माथा था। उन्होंने उसे समय के साथ बेहतर होते देखा था। यही वजह थी कि वे उसे ट्रेनिंग के दौरान सुनने के लिए पर्याप्त सम्मान देते थे। लेकिन उसे इस तरह देखकर घबराया हुआ पीछे हटते हुए उन्हें एहसास होने लगा कि शायद उसमें हिम्मत की कमी थी। फिक्र मत कर जतिन, मैं इस आदमी को देख लूंगा, एक छात्र ने कहा जिसका नाम ध्रुव पटेल था। उसने अपने दस्ताने उतारे और उन्हें फर्श पर फेंक दिया। ध्रुव कोई मजाक नहीं था। अपनी कक्षा में टॉप गुंडों में सबसे आक्रामक लड़ाकों में से एक। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, अपनी उंगलियां चटकाते हुए। अरे, ध्रुव ने तीखी आवाज में कहा, तुम बस यूं ही एक जिम में नहीं घुस सकते जहां छात्र लड़ना सीख रहे हैं और ऐसा कुछ कह दो। तुम तो सीधे सीधे लड़ाई मांग रहे हो। बिना जवाब का इंतजार किए ध्रुव ने दूरी कम की और आगे बढ़ा। उस पल में ऐसा लगा जैसे जिम में सीखी हुई सारी चीजें उसके दिमाग से निकल गईं। उसने अपनी बांह को पूरी ताकत से पीछे खींचा और जोरदार मुक्का मारा। वह आदमी मुश्किल से हिला। वह आसानी से एक तरफ खिसक गया, ध्रुव की गति को आगे बढ़ने दिया। फिर अभ्यासपूर्ण सटीकता के साथ उसने ध्रुव की कलाई पकड़ी और उसे मोड़ा, एक ही तरल गति में उसके पीछे खिसक गया। ध्रुव के पैरों के पीछे एक तेज किक ने उसे लड़खड़ाते हुए नीचे भेज दिया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उस आदमी ने उसके सिर के किनारे पर बिजली की गति से प्रहार किया। यह इतना तेज था कि जतिन ने इसे देखा भी नहीं, बस उस आदमी का हाथ वापस खींचते देखा, जबकि ध्रुव फर्श पर ढह गया। वह आदमी शांत होकर आगे बढ़ा, पीछे की अराजकता से पूरी तरह बेपरवाह। मेरा एक मिशन है, उसने तेज और मशीनी आवाज में कहा, और मैं इसे पूरा करने का इरादा रखता हूं। मैं उस शख्स को बॉस के पास ले जाऊंगा जिसने दीपक सोलंकी को हराया। एजेंट डर ने कभी मिशन में असफलता नहीं देखी। पलक झपकते ही बाकी छात्रों ने हमला बोल दिया। लेकिन यह समन्वित नहीं था। यह वैसा कुछ नहीं था जैसा उन्होंने अभ्यास किया था। यह विशुद्ध सड़क की प्रवृत्ति थी। पहला छात्र लापरवाही से झपटा। डर ने उसकी कलाई को हवा में ही पकड़ लिया, मोड़ा और उसे आसानी से जमीन पर पटक दिया। एक और छात्र झपटा। डर ने एक तरफ कदम बढ़ाया, छात्र की बांह पकड़ी और एक तेज खिंचाव के साथ कमरे में एक तड़कने की आवाज गूंजी। यह आदमी, जतिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हर चीज से बच रहा है और जैसे ही यह उन्हें छूता है बस तोड़ देता है, जैसे ये कुछ भी नहीं। घायल छात्र पीछे हट गए, दूरी बनाए रखते हुए। वे स्तब्ध चुप्पी में देखते रहे जबकि जतिन बगल से बगल हिलने लगा, अपने पैरों पर हल्का। फिर उसने हमला किया, तेज मुक्के जो डड के सिर पर सटीक निशाना बनाते थे। डड ने सटीकता के साथ गति की, हर प्रहार को हल्के हाथों की गति से रोकते हुए, बारीकी से देखते हुए। अच्छा, उसने कहा, तुम कॉम्पैक्ट हो, गार्ड टाइट है और तुम में गति है। छात्र बड़े बड़े आंखों से देख रहे थे। जतिन अकेला था जो डटकर मुकाबला कर रहा था, अकेला जो ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कोई मौका हो। लेकिन डर की आवाज बदल गई। समस्या यह है, बॉक्सिंग और असल लड़ाई में बड़ा फर्क है। डर अचानक झपटा और एक मुक्का सीधे जतिन की गार्ड के बीच से मारा। उसका मुक्का जतिन के चेहरे पर जा लगा, उसका सिर पीछे की ओर झटक गया। उसने जतिन के पैर के किनारे में एक क्रूर किक मारी। जतिन ने दांत पीसे और खड़ा रहा जब तक कि एक और प्रहार उसके पेट में नहीं लगा।
जिसने उसे झुका दिया, या तो तुम वह नहीं हो जिसने दीपक सोलंकी को हराया, डग ने ठंडी और सपाट आवाज में कहा, या तुम इतने कमजोर हो कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं। किसी भी तरह मेरा यहाँ काम खत्म हुआ। वह ऐसे मुड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिम के दरवाजे से उतनी ही बेफिक्री से बाहर निकल गया जैसे वह दुकान से प्रोटीन बार उठाकर आया हो। छात्र जतिन की ओर दौड़े, उसके चारों ओर घुटनों के बल बैठ गए। वह नर्म ट्रेनिंग मैट्स में से एक पर पड़ा था, लेकिन इससे नुकसान कम नहीं हुआ। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था, फर्श पर फैल गया था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, चोटिल मुश्किल से पहचान में आ रहा था। जतिन, जतिन, तुम ठीक हो? कोई तौलिया या कुछ लाओ, जल्दी। आवाजें एक दूसरे पर चढ़ रही थीं, घबराए हुई। कुछ छात्र ऐसे लग रहे थे जैसे रोने वाले हों, बाकी बस स्तब्ध रह गए। ये सब शोर क्या है? मुझे मुश्किल से कुछ सुनाई दे रहा है। वह बीच में रुक गया। उसने छात्रों का घेरा देखा और खून। वे किसी के चारों ओर जमा थे और फिर वे एक तरफ हटने लगे। क्या हुआ? सुरेश नायर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं और जितना वह देख रहा था उतना ही बुरा होता जा रहा था। मैट पर खून के छींटे। कुछ छात्र फर्श पर तड़प रहे थे, अपनी बाहों या कंधों को पकड़े हुए, जोड़ साफ तौर पर मुड़े या टूटे हुए। पहले तो सुरेश ने सोचा कि शायद उनके बीच आपस में लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा जो हद से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर उसने दोबारा देखा और उसे समझ आ गया, यह कोई झगड़ा नहीं था। यह साफ सुथरा था, कुशल। किसी ने आकर कम से कम समय में अधिकतम नुकसान पहुंचाया था। छात्रों को तेजी से नीचे गिरा दिया गया था। लेकिन जतिन का मामला अलग था। उस पर किए गए प्रहार लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं थे, वे उसे लंबे समय तक चेतना में रखने के लिए थे, उसे हर सेकंड का दर्द महसूस कराने के लिए। कोई बेरे टोपी और कैमो पैंट वाला आदमी, एक छात्र चिल्लाया। वो बस अंदर आया और सबको नीचे गिराने लगा। ये किसने किया और क्यों? सुरेश ने सोचा। जतिन के पास घुटनों के बल बैठते हुए वह करीब झुका। जतिन अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन मुश्किल से। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, शरीर तनाव में दर्द से जकड़ा हुआ। उसके गले से एक हल्की सिसकारी निकली। उन्हें यह महसूस हुआ, दर्द, असहायता। कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, शर्मिंदगी महसूस करते हुए कि वे और कुछ नहीं कर सके, कि वे इसे रोक नहीं पाए। वह आदमी अंदर आया और उसने उन लोगों के बारे में पूछा जिन्होंने दीपक सोलंकी को हटाया। मुझे लगता है वे आरव के पीछे थे। वह उस समूह का हिस्सा था जिसने दीपक सोलंकी का पीछा किया था। शायद आरव या जय की तरह सुर्खियों में नहीं, लेकिन फिर भी शामिल था। तो नहीं, यह उसके कारण नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक वजह का हिस्सा था। तुम में से कुछ पहले दीपक के साथ थे, है ना? सुरेश ने छात्रों को स्कैन करते हुए पूछा। किसी ने उस आदमी को पहचाना नहीं। तुम क्या कर रहे हो? जतिन ने कराहते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, और जब वे आएंगे तो इसका बिल कौन भरेगा? मैं किसी टूटे हुए आदमी का एहसान नहीं लेना चाहता। तुम्हें लगता है पैसा इससे ज्यादा जरूरी है? तुमसे ज्यादा। हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों में काम आए। इसे जमा करके रखने का कोई मतलब नहीं अगर तुम अपने आसपास के लोगों को तकलीफ में देखो। वह रुका, अपने शब्दों को र करने देता हुआ। अगर मेरी जेब में पैसा हो और सिर्फ एक फोन कॉल न करने की वजह से तुम जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाओ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे इस बात का अच्छा लगेगा? तो चुप रहो और मुझे इस कमरे के बड़े के तौर पर वह करने दे जो करना जरूरी है। लगभग 15 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। पैरामेडिक्स ने तेजी से काम किया, जतिन को स्थिर किया, जितना हो सका साफ किया और उसे सावधानी से स्ट्रेचर पर लिटाया। फिर उन्होंने उसे गाड़ी के पीछे ले जाया। ये लो, सुरेश ने पैरामेडिक को कुछ कार्ड्स का एक छोटा सा ढेर देते हुए कहा। जब वह अस्पताल पहुंचे, मैं अभी के लिए डिपॉजिट कवर करूंगा। आखिरकार उसने वह कार्ड निकाला, एक खास बिजनेस कार्ड जो उसे कुछ समय पहले दिया गया था, जिसके साथ एक वादा था। पैरामेडिक ने उसे एक पल के लिए अनिश्चितता से देखा, लेकिन सिर हिलाया और कार्ड्स ले लिए। फिर दरवाजे बंद हुए और एम्बुलेंस चली गई। सायरन बंद थे, लेकिन हवा में तनाव भारी था। वह लंबे समय तक वहां खड़ा रहा, फर्श पर खून को देखता रहा, उसे अपनी याद में जलने देता हुआ। मैं एक बेकार बड़ा हूं, उसने धीरे से बुदबुदाया। एक टूटा हुआ बेकार बड़ा जो कुछ बच्चों की रक्षा भी नहीं कर सका। पीछे दरवाजा चरमराया। सुरेश ने मुड़कर नहीं देखा। हम आज के लिए बंद हैं, उसने सपाट स्वर में कहा।
मुझे जिम में मौजूद हर किसी से पूरी कहानी मिली, आरव शर्मा ने सोचा। और सुरेश नायर से भी। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि उस दिन कौन घुसा था। उनके कहे के मुताबिक ऐसा लगता है कि वे मेरे पीछे थे। जो हुआ उससे सुनने के बाद आरव ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने सुरेश को कहा कि अस्पताल के बिलों की चिंता न करे, वह सब कुछ कवर करेगा, जतिन भट्ट और बाकी घायल हुए छात्रों के लिए भी। उसे सुरेश के चेहरे का वह भाव याद था जब उसने ये कहा। ये सिर्फ राहत नहीं थी, ये कुछ गहरा था, जैसे सुरेश कुछ और कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा। मैं उस दिन उसे अच्छी खबर देने वाला था, आरव ने सोचा, कि मैं उसे आधिकारिक तौर पर लखपति जिम चेन का डायरेक्टर बना रहा हूं। लेकिन जो हुआ उसके बाद वह समय इसके लिए सही नहीं था। उसने एक नोट पढ़ा जो किसी ने छोड़ा था। मुझे नहीं पता कि यह सलाह अब तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें मुस्कुराना चाहता हूं। तो सुनो एक मजाक, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं है। आरव ने नोट को एक पल के लिए देखा और फिर सब कुछ के बावजूद उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। एक डेड जोक। यार, मैंने ऐसा मजाक तो बरसों में नहीं सुना, उसने सोचा। उसमें कुछ था, शायद उसका लहजा, शायद वह याद जो उसने वापस लाए, जिसने उसके सीने पर पड़ा बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। और इससे भी जरूरी, इसने उसे सोचने में मदद की। एक कदम पीछे हटो, पूरे नक्शे को देखो। उसने नोट को सावधानी से मोड़ा, अपनी जैकेट की जेब में रखा और अपनी सीट पर पीछे झुक गया। ये किसने रखा, उसने सोचा, और उन्हें कैसे पता था कि मुझे ठीक यही सुनने की जरूरत थी। जब लंच का समय आया, क्लासरूम का दरवाजा खुला। 2 लड़कियां अंदर आईं, कमरे को जल्दी से स्कैन किया और सीधे आरव की डेस्क की ओर बढ़ी। बिना एक शब्द की प्रतीक्षा किए दोनों ने उसके टेबल पर एक एक लंच बॉक्स रख दिया। तुम यहाँ हो, सिया कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हूँ, हमने तुम्हें पकड़ लिया। किसी ने बताया कि तुम्हारा सामान्य ग्रुप आज यहाँ नहीं है, तो हमने सोचा अब हमारा मौका है। दोनों लड़कियां, सिया और अनन्या जोशी, लगभग कभी अलग नहीं दिखती थीं। लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया। आरव ने एक भौं उठाए, उसे आज इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, सिया ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा। तो हम तुमसे सिर्फ तभी बात कर सकते हैं जब तुम्हें हमसे कुछ चाहिए। नहीं, यह ऐसे काम नहीं करता। स्कूल में अब कोई खतरा नहीं था, कम से कम अंदर तो नहीं। चीजें अभी के लिए शांत थीं, और इसका मतलब था कि अनन्या और सिया सुरक्षित थीं। लेकिन आरव जानता था कि यह नया खतरा, ये दीवारों के बाहर से था, कुछ ऐसा जो देखना मुश्किल था। और उसके सवालों और उसके चुप के समर्थन के बीच कहीं आरव को एहसास हुआ कि सिया समझ सकती थी, वह बहुत कुछ ढो रहा था। छोड़ दो, उसने दोहराया, और उस दिन दूसरी बार उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान खींच गई। उन्हें जाते हुए देखते हुए उसे वे पल याद आए जब उसने अनन्या को रोते देखा था, एक से ज्यादा बार, और इतने कम समय में जितना वह उसे जानता था। और फिर भी अब वह मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। वह मुस्कुराने में बेहतर लगती है, आरव ने सोचा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फोन निकाला। लंच खत्म होने से ठीक पहले आरव ने एक फैसला किया। वह अपने कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल करने लगा, उसका अंगूठा एक पल के लिए रुका। फिर उसने नाम टैप किया, अर्जुन रेड्डी। आज स्कूल के बाद, आरव ने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, मुझे तुम्हें मेरे लिए कुछ सेट करना है। हाँ, मुझे किशोर न्याय केंद्र में एक मीटिंग चाहिए। वहाँ कोई है जिससे मुझे बात करनी है। मुझे लगता है उनके पास वो जवाब हैं जो मुझे नहीं मिल रहे। तुम और तुम्हारे फीके मजाक, सिया कपूर ने कहा, अपनी बाह अनन्या जोशी की बाह में डालते हुए। जब वे हॉलवे में एक साथ चल रही थीं, वह मुस्कुराए। वैसे आरव, इन दिनों हमारे आसपास ज्यादा सहज लगता है। शायद चीजें तुम दोनों के बीच फिर से सामान्य हो जाएं। हाँ, अनन्या ने जवाब दिया, उसकी मुस्कान चमकदार लेकिन विचारपूर्ण थी। फिर भी यह वैसा नहीं लगता जैसे आरव बदल गया है, लेकिन वह अभी भी गर्मजोशी भरा लगता है। मुझे एहसास हुआ कि शायद हमें पहले जैसा होने की जरूरत नहीं। शायद हमारे बीच एक नया रिश्ता और भी बेहतर हो सकता है। उसके शब्दों के ठहरते ही एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और अनन्या के लंच बॉक्स को उसके हाथों से छीन लिया। वह धातु की खटक के साथ फर्श पर गिरा, ढक्कन टूटकर खुल गया और उसका सामान बिखर गया। हॉलवे में मौजूद छात्रों ने अपनी बातचीत बीच में रोक दी और शोर की ओर मुड़कर देखा। अनन्या और सिया के सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल ऊंचे और कसकर बंधे थे। उसका रवैया तीखा था। उसके साथ 2 और लड़कियां थीं।
एक च्यूइंग गम को ऐसे चबा रही थी जैसे वह युद्ध का नारा हो, दूसरी इतनी छोटी स्कर्ट पहने थी कि वह मुश्किल से यूनिफॉर्म का हिस्सा लग रही थी। अनन्या और सिया ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़कियां थीं जो हमेशा हॉलवे में रहती थीं, क्लास में रहने से ज्यादा बाहर भेजी जाती थीं, शिक्षकों के साथ चिल्लाकर झगड़ने और कभी न खत्म होने वाले ड्रामे के लिए जानी जाती थीं। स्कूल की सबसे परेशान करने वाली लड़कियां, अपना कचरा उठाने के लिए कुत्ते की तरह भाग रही हो। लीडर लड़की कृति सक्सेना ने तंज कसा। बिल्कुल, मैंने जानबूझकर किया। तुम दोनों को यहाँ अपनी जगह याद रखने की जरूरत है। तुम्हें क्या हो गया कृति? सिया ने जवाब में चिल्लाया। उसकी आवाज तेज थी। अनन्या जिससे चाहे बात कर सकती है। तुम्हें किसने बॉस बनाया कि कौन किससे बात कर सकता है? सिया के और कुछ कहने से पहले सुनीता पवार, जो अभी भी अपनी च्यूइंग गम आराम से चबा रही थी, ने उसे तेजी से थूक दिया। चिपचिपा गोला सीधे सिया के गाल पर जा लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अनन्या आरव के लिए कितनी जरूरी है? सुनीता ने कहा, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए। अगर तुम में जरा भी अक्ल होती तो तुम उसके साथ कुछ दयालुता से पेश आती। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम कभी आरव की अच्छी किताब में आ सकोगी। अनन्या और सिया उसे ज्यादा नहीं जानती थीं। दरअसल सुनीता वास्तव में किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन अनन्या ने उसे पहचान लिया। उसने उसे पहले देखा था, कभी कभी आरव के आसपास, कभी कभी उसकी ओर देखते हुए। कृति ने हंसकर तंज कसा। तुम्हें लगता है कि यह छोटी सी चीज आरव को अपनी उंगली पर नचाती है? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं ऐसा नहीं लगता। सुनीता की आंखें कृति की आंखों से मिली। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों को धक्का मारते रह सकती हो, उनके ऊपर चल सकती हो, और कोई कुछ नहीं करेगा? उसने कांपते हुए सांस ली, लेकिन उसकी आवाज और मजबूत हो गई। आरव ने इस स्कूल को बदला। उसने डटकर मुकाबला किया ताकि तुम जैसे लोग अब ऐसा नहीं कर सकें। उसने जवाबी हमला किया, और अगर तुम सचमुच आरव को जानती होती तो तुम्हें पता होता कि वह अभी जो मैं कर रही हूं उसका समर्थन करता। तो सुनीता ने कहा, अगर हम गलत लोगों को नाराज कर दें तो हम शायद आरव की बुरी किताब में आ जाएं। और मैंने सोचा था कि तुम उसके साथ रहना चाहती थी कृति। कृति की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने दर्द वाले गाल को मला। वह औरत का आरव पर कोई असली प्रभाव नहीं है, सिवाय इसके कि वह अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही हो। जो मुझे हैरान नहीं करता वह इसे आते हुए नहीं देख पाएगी। शालिनी मेहरा ने लड़कियों को वहां से ले जाने के बाद वे तीनों अंततः अपनी कक्षा के बाहर रुकीं। उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे, लेकिन कम से कम वे अभी के लिए सुरक्षित थीं। शुक्र है कृति सक्सेना और उसका गिरोह उनकी किसी भी कक्षा में नहीं था, जिसका मतलब था कि वे दिन के ज्यादातर समय उनसे बच सकती थीं। हाय हाय रे, सिया कपूर ने अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बुदबुदाया। इन लड़कियों को क्या हो गया है? मुझे लगा था कि दीपक सोलंकी और बाकियों के किशोर न्याय केंद्र भेजे जाने के बाद धमकियां बंद हो गईं। शायद वह एक सबक सिखाने के लिए काफी नहीं था। धमकियां बंद नहीं हुईं, शालिनी ने हल्के हंसते हुए कहा। वह बस साफ साफ दिखने वाला प्रकार था, सामने से होने वाला, और वह ज्यादातर लड़कों का था। वह दीवार के सहारे पीछे झुकी, अपनी बाहें क्रॉस किए हुए। शायद तुम्हें पहले इसका सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन लड़कियों की धमकियां ये ज्यादा खराब होती हैं। सोशल मीडिया, चुप्पी का व्यवहार, दोस्तों के शकल से बाहर कर देना, यह ज्यादा छिपा हुआ होता है, और यह चिपक ज आता है। लड़कियां दुश्मनी को भूलती नहीं, सचमुच नहीं। शालिनी ने सीधे अनन्या जोशी की ओर देखा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह लड़की कृति, वह तुमने जो किया उसे भूलने वाली नहीं। सिया ने अचानक अनन्या के हाथ पकड़ लिए। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। फिर भी अनन्या, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उसे थप्पड़ मारा। मुझे सचमुच नहीं लगा था कि तुम में ये हिम्मत है। अनन्या ने पलक झपकाए, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा स्तब्ध था। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर क्या सवार हो गया। मैं बस गुस्से में थी। मैं नहीं चाहती थी कि सब कुछ फिर से वैसा हो जाए जैसा पहले था, खासकर आरव के साथ। वह जो भी थी उसने हमारी मदद की, सिया ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, और मुझे लगता है कि हमें उसकी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। चलो कृति और उसके गिरोह से जितना हो सके बचें, या अगर तुम चाहो हम आरव से बात कर सकते हैं। मुझे यकीन है वह उससे डरा सकता है। उसकी एक नज़र ही काफी है कि वह हमेशा के लिए पीछे हट जाए। नहीं, अनन्या ने दृढ़ता से कहा, मैं आरव को परेशान नहीं करना चाहती। हम हर बार कुछ गलत होने पर उसके पास नहीं दौड़ सकते।
खासकर तब जब हम उसके साथ चीजें ठीक करने की शुरुआत कर रहे हैं। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है और जो कुछ वह अभी डील कर रहा है वह अभी खत्म नहीं हुआ। स्कूल के बाद आरव जिम की ओर नहीं गया। वह बाकी छात्रों को दोष नहीं देगा अगर वे भी नहीं गए, खासकर जो हुआ उसके बाद। फिर भी उसने कुछ लोगों को उस दिशा में जाते देखा। शायद उन्हें नहीं पता था कि और कहाँ जाना है। शायद जो हुआ उसके बाद वे पहले से कहीं ज्यादा ट्रेनिंग के लिए उत्साहित थे। मैंने अभी तक सुरेश को वह खबर नहीं बताई, आरव ने सोचा, स्कूल के पीछे एक साइड स्ट्रीट पर चलते हुए। लेकिन मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझे इसकी तह तक नहीं पहुंच जाता। उसके कदम धीमे पड़ गए जब एक और विचार उभरा, सुरेश के शब्द जो सब कुछ के बाद उसके साथ चिपक गए। उसने तो पैसे की मांग भी नहीं की, आरव ने महसूस किया। शायद वह ऐसा इंसान नहीं है जिसे खरीदा जा सकता है। शायद उसे पैसे की जरूरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह जिससे जूझ रहा है, लेकिन बाकी वह किसी सच्ची जगह से आया था। कर्ब पर एक चमकदार काली कार खड़ी थी। इसके पास बाहें क्रॉस किए और मुद्रा में तेजी लिए एक टैलेंट सूट में एक आदमी खड़ा था। इस देश में आग्नेयास्त्रों पर कड़ा प्रतिबंध था, खासकर ऐसी सुविधाओं के अंदर। किशोर केंद्र के अंदर गार्ड्स को बंदूकें देना जोखिम को और बढ़ा देता, इसलिए उन्हें न्यूनतम रखा जाता था, नियंत्रित। ये जगह हर मायने में नाबालिगों के लिए एक जेल थी। लेकिन चूंकि कैदी कानूनी रूप से वयस्क नहीं थे, उनके पास कुछ अनिवार्य सुविधाएं थीं, जैसे बुनियादी शिक्षा की कक्षाएं। मैं ठीक हूं, इतना घबराओ मत, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम सिंह की ओर पीछे देखते हुए। केवल एक आगंतुक को अंदर जाने की अनुमति थी और यह वाला आरव को अकेले ही संभालना था। वह गार्ड के पीछे पीछे एक भारी स्टील के दरवाजे से गुजरा। अंदर एक छोटा बंजर कमरा था, स्लेटी दीवारें, कोई खिड़की नहीं, बस एक मोटे कांच के पैनल के सामने एक कुर्सी। इसके सामने एक छोटा माइक्रोफोन था, उसे सक्रिय करने के लिए एक बटन और आवाज के लिए छिद्रित छेद। आरव शांत लेकिन सतर्क होकर बैठ गया। उसके सामने दूसरा दरवाजा खुला। पहले एक गार्ड अंदर आया और उसके पीछे था दीपक सोलंकी। वह पतला लग रहा था लेकिन कमजोर नहीं। उसका चेहरा अभी भी घमंडी था, उसकी मुस्कान बरकरार था। बड़ी ही जब वह सीधे आरव के सामने वाली सीट तक चला और बिना हिचक के बैठ गया। ओह, दीपक ने कहा, उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी। वह आगे झुका, अपने हाथ ठुड्डी के नीचे जोड़ते हुए। आरव शर्मा, उसने जोड़ा, आखिरी नाम को धीरे धीरे जानबूझकर जोर देकर उच्चारित करते हुए। आरव शर्मा ने कांच के पार दीपक सोलंकी को घूरा। उसके चेहरे, उसकी अंगुलियों और उसकी बाहों पर खरोंचें और चोटें थीं, कुछ पुरानी कुछ ताजा। ये साफ था कि वह लड़ रहा था। ये समझ में आता था। किशोर न्याय केंद्र डरे हुए बच्चों से भरा नहीं था, ये दीपक जैसे लोगों से भरा था, क्षेत्रीय, हिंसक, कुछ साबित करने के लिए उत्सुक। झगड़े अपरिहार्य थे। आरव उस दुनिया को जानता था। वह खुद वहां एक बार रहा था, लेकिन किसी ने उसे बाहर निकाला। अब वह कांच के दूसरी तरफ बैठा था, उस दुनिया के एक भूत के सामने। और दीपक के मुंह से निकले पहले शब्दों ने पुष्टि की कि आरव को जो शक था वह सही था। दीपक उसे सिर्फ आर्यन गुप्ता के रूप में नहीं जानता था, वह उसे आरव शर्मा के रूप में जानता था। मैंने तुम्हारे चेहरे का वह भाव देखा, आरव ने शांत लेकिन सीधे कहा। तुमने इसका पता लगा लिया और अब मुझे पता है कि मैं सही था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम शुरू से जानते थे। तुम्हें पता था कि मैं शर्मा परिवार का हिस्सा हूं। ठीक वह ऐसे ही जैसे उस क्लाइंट को जिसके लिए तुम काम कर रहे थे। तुम जिस भी गड़बड़ में हो उसमें सड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक भी बात नहीं बताने वाला। चलो, आरव ने शांति से कहा, थोड़ा आगे झुकते हुए। तुम इससे ज्यादा चतुर हो। उसकी आवाज स्थिर थी, तनाव को काटते हुए। मैंने ही तुम्हें यहां पहुंचाया और तुम उतना ही अच्छे से जानते हो जितना मैं। उन आरोपों में से ज्यादातर का तुमसे कोई लेना देना भी नहीं था। तुम यहां हो क्योंकि मैंने ऐसा करवाया। जब ये सब शुरू हुआ, दीपक ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम या चेतन शर्मा परिवार का हिस्सा थे। पहले की वह जंगली हंसी गायब थी। जो बचा था वह असली दीपक के करीब था। कच चा थका हुआ। मैंने स्कूल में सबसे ऊपर तक चढ़ाई की, नियंत्रण लिया, सबसे मजबूत छात्रों को अपने अधीन किया। हम दूसरे स्कूलों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। वही पुराना सिस्टम, बस मेरे नियम के तहत। मुझे लगा यही एकमात्र चीज मायने रखती है। हमने इसे वीकेंड डिलीवरीज कहा। मैंने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया। वफादार छात्रों को हायर किया,
स्कूल को एक किले में बदल दिया। उसके बाद यह आदमी मुझसे मिला। उसने कहा कि उसने देखा कि हमने क्या किया। कहा कि वह प्रभावित था। फिर उसने एक सुझाव दिया, क्यों न हम चेतन को पूरी तरह से बाहर कर दें। दीपक ने एक तरफ देखा, याद करते हुए। फिर एक दिन मैं चेतन से निर्देश ले रहा था, हमेशा की तरह, और उसका गार्ड चूक गया। उसे शर्मा कहा। फिर भी इससे बड़ा सवाल अनुत्तरित रहा। दीपक को पता चला कि चेतन शर्मा है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि आरव भी शर्मा है? और इससे भी ज्यादा जरूरी, जिम पर हमला करने वाले लोग कौन थे? वे क्या चाहते थे और वे वास्तव में किसके लिए काम कर रहे थे? क्योंकि चेतन शर्मा के पास एक भी पैसा नहीं है। शब्द आरव शर्मा के दिमाग में गूंज जा रहे थे। चेतन शर्मा के पास एक भी पैसा नहीं है। ये हास्यास्पद लगता था, किसी भी दृष्टिकोण से विश्वास करना असंभव। बाहर से शर्मा परिवार अछूत था। उनकी दौलत सबके सामने थी, उनकी कंपनियां फल फूल रही थीं। उन्होंने सालों पहले संपत्तियां बेच दी थीं और फिर भी उनके पास जलाने के लिए काफी कुछ था। और अंदर से आरव को पक्का पता था कि शर्मा परिवार के प्रत्येक सदस्य को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्र रूप से, उस तरह का पैसा न सिर्फ एक जिंदगी में खर्च करना मुश्किल था, बल्कि लगभग असंभव था। तो चेतन कैसे दिवालिया हो सकता है? फिर यादों के छोटे छोटे टुकड़े उभरने लगे। फंडरेजिंग इवेंट में उसने एक भी चीज पर बोली नहीं लगाई। आरव ने सोचा, वहां मौजूद हर दूसरा शर्मा परिवार का सदस्य बोली लगा रहा था। और जब उसने खुद को मेहरा परिवार से मिलवाया, उसने कहा कि वह तोहफा लाना भूल गया। उस समय यह महत्वपूर्ण नहीं लगा था, लेकिन अब क्या यह सच हो सकता है? क्या वह वाकई पैसे से बाहर हो सकता है? तुम्हारे चेहरे के भाव से लगता है कि तुम्हें भी नहीं पता था, दीपक सोलंकी ने कहा। विश्वास करना मुश्किल है ना? लेक छोटी ईना चेतन ने खुद को किसी गहरे गड्ढे में डाल लिया, और यह साफ था कि शर्मा परिवार उसे बचाने की कोई योजना नहीं बना रहा था। दीपक को उम्मीद नहीं थी कि आरव इतनी जल्दी और सटीक जवाब देगा। उसे याद था कि आरव ने उसे नीचे लाने के लिए एक स्ट्रीट गैंग के साथ काम किया था, लेकिन यह ऐसा लग रहा था जैसे आरव पहले से कहीं ज्यादा शामिल था। इस शहर में एक सिंडिकेट है, दीपक ने जारी रखा। एक बड़ा वाला। वे खुद को सोने का चूहा कहते हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन वे दुर्लभ टेक्नोलॉजी की तस्करी, नकली आईडी बनाने और सिंथेटिक ड्रग्स बेचने के लिए जाने जाते हैं। और यहीं चेतन की एंट्री होती है, दीपक ने कहा। काला कुत्ता ड्रग्स को आगे बढ़ाता है। वे अवैध जुआ रिंग भी चलाते हैं। मुझे नहीं पता कि चेतन का उनसे पहला कनेक्शन कैसे बना। शायद वह उनसे खरीद रहा था, शायद वह फंस गया। लेकिन आखिरकार दीपक ने आरव की ओर देखा। उसकी आवाज अब धीमी और स्थिर थी। उसने बहुत सारा पैसा खो दिया, बहुत सारा, इतना कि वह काला कुत्ता के कर्जदार हो गया। आरव पीछे झुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगर दीपक को पूरी राशि पता होती तो शायद वह शब्दों में ही उलझ जाता, और यही बात इसे और बदतर बनाती थी। वे शर्मा परिवार के नाम से डरते नहीं थे, शायद इसलिए क्योंकि उनके पीछे वह सिंडिकेट था, या शायद उन्हें बस पता था कि परिवार उनकी मदद के लिए उंगली भी नहीं उठाएगा। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग दीपक के खाली स्थान भरते हुए भी आगे दौड़ रहा था। और जो लोग उस पर नजर रख रहे थे, वह एक ग्रुप था जिसे निरस्त सेना कहते हैं। एक स्ट्रीट गैंग जो पूर्व सैन्य लोगों से बनी है। असली अनुशासन, असली ट्रेनिंग। वे जो करना हो बिना सवाल किए करते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता कि चेतन को तुमसे क्यों दुश्मनी है, लेकिन ईमानदारी से, मुझे कभी परवाह नहीं थी। मेरा काम नहीं। वह कंधे उचकाकर बोला। आरव चुपचाप बैठा, लेकिन टुकड़े पहले ही एक स्पष्ट, खतरनाक चित्र बनाते जा रहे थे। फिर यह समझ में आया, वह आरव को निशाना बनाएगा, उसे हेरफेर करने की कोशिश करेगा, स्कूल का इस्तेमाल करेगा करीब आने के लिए, अनन्या जोशी को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करेगा, शायद विक्रम सिंह को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा ताकि आरव के वित्त तक पहुंच सके। वह अपनी ही गड़बड़ी में डूब रहा था, बस तैरने की कोशिश कर रहा था। और अब जब आरव को ये समझ में आया, उसे और भी यकीन हो गया, चेतन ने उसकी हत्या का आदेश नहीं दिया होगा। जो लोग तुम्हें नीचे लाने वालों की तलाश में आए थे, वे वही थे। निरस्त सेना। वे सिर्फ बदला नहीं चाहते थे, वे मुझे भर्ती करना चाहते थे। हमें उनके गंदे काम करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। वे मजबूत हैं, आरव, तुमसे या मुझसे कहीं ज्यादा। ये सड़क के गुंडे नहीं हैं। तुम इनसे उलझना नहीं चाहोगे। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि अगर मैं सच बताऊं
तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? आरव दरवाजे पर रुका, कंधे के ऊपर से एक मुस्कान के साथ देखते हुए। ओह, तुम बाहर निकल जाओगे? फिर उसने एक आखिरी ठंडी मुस्कान दी। और कौन जानता है, शायद 1 साल बाद तुम खुद निरस्त सेना से मिल सको। किशोर न्याय केंद्र में दीपक सोलंकी से मिलने के बाद आरव शर्मा का स्थिति पर नजर छोटी या और तेज हो गया था। तो स्कूल की सियासत से निपटने के बाद अब एक स्ट्रीट गैंग, उसने सोचा जब कार केंद्र से दूर जा रही थी। मैंने पहले कभी निरस्त सेना के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन फिर मैंने ज्यादातर समय सिंडिकेट्स और संगठित समूहों पर ध्यान दिया था। हमने कभी उन स्ट्रीट गैंग्स पर ध्यान नहीं दिया जिन्हें हमने खुद इस्तेमाल नहीं किया। दीपक के लहजे, उसकी हिचकिचाहट, उसके डर से आरव समझ गया कि यह गैंग अलग थी। हम अभी ऐसी चीज से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं, उसने चुपके से स्वीकार किया। अभी नहीं, पहले बड़े बिना नहीं, और निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं को जाने बिना नहीं। कार में वापस आरव अपनी सीट पर पीछे झुका, जबकि विक्रम सिंह ड्राइव कर रहा था। लेकिन आरव के अपार्टमेंट मेहरा रेजिडेंसी की ओर जाने के बजाय वे कहीं और जा रहे थे। क्या तुम्हें वह मिला जो तुम जानना चाहते थे? विक्रम ने सड़क पर नजर रखते हुए पूछा। या यह उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था? वह जवाब का इंतजार किए बिना बोला, जब तुम अंदर थे मैं यह नक्शा बना रहा था कि उस जगह में घुसपैठ करना कितना आसान होगा। अगर तुम चाहो, मेरे पास कई तरीके हैं सच्चाई निकालने के, बहुत प्रभावी तरीके। आरव ने सिर हिलाते हुए आह भरी। उसने विक्रम का ये पक्ष पहले भी देखा था, गणनात्मक, ठंडा। वह हमेशा सोचता था कि यह उसके पालन पोषण से आया या उसकी ट्रेनिंग से। लाखपति जिम में सुरेश नायर रिंग में खड़ा था, पसीने से तर, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए। आज यहाँ कोई छात्र आए थे? आरव ने पूछा। सुरेश ने अपने दस्ताने उतारते हुए सिर हिलाया। हमेशा से कम, लेकिन कुछ तो आए। उसने दस्ताने आरव की ओर उछाल दिए। इन्हें पहन लो, बात करते हुए स्पार करेंगे। आरव ने उन्हें पकड़ा और उनके गीले अंदर को देखा। क्या मुझे इन्हीं को इस्तेमाल करना है? सुरेश अच्छा था, सिर्फ अनुभवी नहीं, अनुशासित, तेज, हर चाल सोची समझी, हर झटका नियंत्रित। आज तुम इतने गंभीर क्यों हो? आरव ने हुक के बीच पूछा। उसने 2 तेज जाब्स को चकमा दिया जो बिजली की तरह आए। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे वाकई कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम चीजें जल्दी सीख लेते हो, सुरेश ने जवाब दिया। तकनीक, हाव भाव, तुम उन्हें एक बार देखते हो और कॉपी करना शुरू कर देते हो। और यह सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं है, तुम में वह प्रवृत्ति और क्षेत्रों में भी है। यह अभी काम करता है, हाँ, लेकिन भविष्य में जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भिड़ोगे जिसमें असली प्रतिभा हो, कोई ऐसा जो सिर्फ प्रशिक्षित नहीं बल्कि जन्मजात गुणों वाला हो, तुम्हें मुश्किल होगी जब तक तुम यह नहीं समझ लेते कि तुम्हारी खासियत क्या है, तुम्हें क्या अलग बनाता है। अगर हम अभी लड़ें, सुरेश ने समान स्वर में कहा, मुझे कोई शक नहीं कि मैं जीत जाऊंगा। और बाहर वह, हाँ, मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत लोग हैं। उसने अपनी बाहें पूरी तरह नीचे कर दी, उसकी आंखें अब गंभीर थीं। मैंने कहानियां सुनी हैं, राक्षस, ऐसे लड़ाके जो आधिकारिक प्रतियोगिताओं में भी नहीं हैं, ऐसे लोग जो पेशेवर एथलीटों को शौकिया दिखा दें, सिंडिकेट्स के लिए काम करने वाले लोग जो सुर्खियों से छिपे हैं, ऐसी ताकत जो समझ में नहीं आती। आरव चुप रहा, लेकिन वह जानता था कि सुरेश सही था। उसने भी वही फुसफुसाहट सुनी थी, भूत सी आकृतियों की, जिनमें अलौकिक क्षमता थी। और तब जब सब कुछ बिखर गया था, उसे भी उस दुनिया में आमंत्रित किया गया था। उसे बस उसमें प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। सुरेश ने नीचे देखा, फिर वापस ऊपर। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, आरव, उसने अब नर्म स्वर में कहा। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, तुम और तुम्हारे दोस्त, तुम किसी गंभीर चीज में फंसे हो, इस जिम से भी बड़ी चीज में। उसने एक छोटी अजीब सी मुस्कान दी। मेरे लिए यह पावर रेंजर्स को देखने जैसा है, और मैं बस किनारे पर खड़ा वह आदमी हूं जो उम्मीद करता है कि वे जीत जाएं, उम्मीद करता है कि वे कुचले न जाएं। सुरेश के शब्द सच्चे थे। आरव ये जानता था, अपने पिछले जीवन में भी वह एक ठोस लड़ाका था, लेकिन उसे कभी वह खासियत नहीं मिली जो उसे अलग बनाती थी। और अब एक नए शरीर में वह नींव भी अनिश्चित लग रही थी। लेकिन सुरेश की चिंता, उसकी ईमानदारी ने आरव को छू लिया था, और यह कुछ मायने रखता था। इसलिए उसने एक फैसला किया। मैं तुम्हें पहले कुछ बताना चाहता था, आरव ने अपने दस्ताने उतारते हुए कहा, लेकिन वह सही समय नहीं लगा। जो कुछ हुआ उसके बाद। सुरेश ने एक भौं उठाए।
उसे ध्यान से देखते हुए। मैं चाहता हूं कि तुम लाखपति जिम के निदेशक मंडल में शामिल हो। तुम जैसे लोग, आरव ने जारी रखा। ट्रेनर, लड़ाके, जो तुम करते हो, सिखाते हो, मार्गदर्शन करते हो, रक्षा करते हो। दूसरे जिम तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन ज्यादा छात्र आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि तुमने यहां जो किया वह उन सभी के लिए खाका बने। आरव करीब आया। तुम्हें ये नौकरी लेनी जरूरी नहीं है, या ये टाइटल, लेकिन अगर तुम लो, मैं तुम्हें अभी बता दूं, मैं तुम्हारे नाम का हर कर्ज चुकाऊंगा। तुम्हें अच्छा भुगतान मिलेगा, और तुम किसी ऐसी चीज के प्रभारी होगे जो मायने रखती है। सुरेश वहां स्तब्ध खड़ा रहा। आरव को उसके कर्ज की मात्रा, कितने समय से वे थे, कितने समय से वे उसके दिमाग पर बोझ थे, या ये तथ्य कि यही कारण था कि वह उस दिन वहां नहीं था, कि उसने दूसरों की रक्षा नहीं की, इसका अंदाजा नहीं था। मेरे सारे कर्ज चुक जाएंगे, उसने धीरे से पूछा। तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? वे एक दूसरे को थोड़े ही समय से जानते थे, और भले ही वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हों, यह उनके लिए एक बड़ी बात थी। आरव ने एक छोटी, जानने वाली मुस्कान दी। इसमें एक शर्त है। सुरेश ने अपनी बाहें क्रॉस की, इंतजार करते हुए। मैं नहीं चाहता कि तुम अब किनारे से पावर रेंजर्स के लिए तालियां बजाओ, आरव ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम उनमें से एक बनो। वह आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाते हुए। निदेशक मंडल में होने का मतलब है कि तुम लाखपति लाइनेज का हिस्सा हो। मैं बस यही मांगता हूं। तो क्या तुम शामिल होगे? एक पल के लिए उनके बीच सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सुरेश अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना सिर मैट की ओर झुकाया, उठाया और फिर से झुकाया। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि उसके गले में दबाव बढ़ रहा था। एक हाथ उसके बगल में हल्के से कांप रहे थे। आरव, सुरेश की आवाज टूट गई जब उसने सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, मुट्ठियां मैट के खिलाफ सख्त थीं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी क्या किया। उसने अपनी मुट्ठी मैट पर जोर से मारी, जिसकी गूंज खाली जिम में गूंजी। मैं उन्हें इसका हिसाब चुकाऊंगा। आरव ने एक बार सिर हिलाया, ठोस और स्थिर। फिर मैं तुम्हारा आधिकारिक तौर पर टीम में स्वागत करता हूं, उसने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका लहजा हल्का था, लेकिन उसके शब्दों में कहीं ज्यादा बड़ा वजन था। तुम हमारे रेड रेंजर हो, सुरेश। स्कूल आरव शर्मा के लिए कुछ अजीब बन गया था, कुछ ऐसा जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक आश्रय, इसलिए नहीं कि उसे पाठ पसंद थे, वह तो ज्यादातर में शामिल भी नहीं होता था, लेकिन यहाँ शोर के बीच उसके पास सोचने का समय था, सांस लेने का समय, योजना बनाने का समय। यह विडंबना थी कि जो जगह कभी उसे घुटन भरी लगती थी, अब वही एकमात्र जगह थी जहां उसका दिमाग साफ महसूस होता था। मैंने सुरेश को गलत समझा, आरव ने सोचा, अनमने ढंग से अपनी कलम को उंगलियों के बीच घुमाते हुए। जब मैं उससे पहली बार मिला, मुझे लगा वह आसानी से नियंत्रित हो सकता है। सोचा कि उसके कर्ज उसे हताश बना देंगे, कि वह हर चीज के ऊपर पैसा चुनेगा। उसकी नजर खिड़की की ओर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपनी स्थिति के कारण पैसों को महत्व देता है, लेकिन उसे क्या प्रेरित करता है, वह अलग है। मैंने यह उसके चेहरे पर देखा, जिस तरह उसने मुझे ट्रेन किया, जिस तरह उसका हर एक शब्द सच्चा था। आरव का हाथ रुक गया। वह ऐसा इंसान है जो हर चीज से ऊपर अपनी नैतिकता को चुनता है। और अब आरव ने उसे शक्ति की स्थिति में रखा था, इसलिए नहीं कि सुरेश ने इसके लिए कहा, बल्कि इसलिए कि उसने इसे हासिल किया था। मैंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। मेरे पास छोटे अनुभव है, लेकिन अनुभव महानता के समान नहीं है। और अगर मैं किसी वाकई कुशल, प्रशिक्षित या जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति से भिड़ गया, तो मेरी प्रवृत्ति ही काफी नहीं होगी। वह डेस्क पर आगे झुका, अपने माथे को अपनी बाहों में दबाते हुए। लेकिन मैं किस चीज में अच्छा हूं? सुरेश ने कहा था कि वह दूसरों की नकल करने में अच्छा है, तकनीकों को दोहराने में, अनुकूलन करने में। जतिन भट्ट और सुरेश दोनों बॉक्सिंग में माहिर हैं। जय व्यास ज्यादा कुश्ती करने वाला है, रेसलिंग तकनीकों में अच्छा। दीपक सोलंकी अपने पैरों पर निर्भर था, किक्स को हथियारों की तरह इस्तेमाल करता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट था। एक हंसी उसके मुंह से निकल गई, इससे पहले कि वह इसे रोक पाता। ये बेवकूफाना मजाक, आरव ने अपने आप से बुदबुदाया, सिर हिलाते हुए। क्या ये वह है? उसने कक्षा को अनौपचारिक रूप से स्कैन किया, लेकिन वह वहां नहीं थी। वह बिना मेरे नोटिस किए ये मजाक कैसे डालती रहती है? या तो वह निंजा है, या वह बाकियों से बहुत पहले यहां पहुंच रही है। जब ब्रेक का समय आया, जय व्यास कमरे में आया, आरव को सिर हिलाकर अभिवादन करते हुए और उसके बगल की सीट पर बैठ गया। हाय आरव,
कृति सक्सेना ने अपने बालों को उछालते हुए कहा, जैसे उसने इसका अभ्यास किया हो। मैं सोच रही थी, क्या तुम आज दोपहर कुछ कर रहे हो? कुछ, आरव ने दोहराया। शायद टॉयलेट जा रहा हूं। वो मेरा रोज का रूटीन है। बिना रुके वो उसके पास से सीधे चला गया। कृति ने पलक झपकाई, पूरी तरह से हक्की बक्की। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन संपर्क होने से पहले उसका हाथ नीचे गिर गया। उसने कहा, कुछ नहीं। कृति ने तीखे स्वर में कहा। उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। कमीना, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाई। वह औरत, वो मेरे दिमाग को भटका रही है। बगल बगल चलते हुए जय ने कंधे के ऊपर से पीछे देखा। या तुमने अभी सचमुच एक लड़की से कहा कि तुम टॉयलेट जा रहे हो? दिन के बाकी समय आरव और जय करीब रहे रणनीतियों पर बात करते हुए, आसपास के स्कूलों के सबसे मजबूत लड़ाकों के बारे में जानकारी साझा करते हुए, और यह कि आगे क्या हो सकता है। जब स्कूल की घंटी बजी और दिन खत्म हुआ, आरव जय के साथ बाहर निकला। कुछ छात्र उनके पीछे चल रहे थे, यह मानते हुए कि वे लाखपति जिम जा रहे हैं। लेकिन स्कूल के गेट के ठीक बाहर सब कुछ रुक गया। एक आदमी वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। बेरे टोपी, कैमो पैंट। हवा में बदलाव आ गया। एक छात्र पीछे हटा और उंगली दिखाते हुए घबराहट में बोला, वो वही है आरव, वो डड है। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। और फिर वह आदमी बोला, ओह। विक्रम जोशी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, लगता है इस बार मुझे सही इंसान मिल गया। उसकी असली पहचान अभी भी सुरक्षित थी। वही आदमी है। जय व्यास ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसकी आंखों के पीछे पहले से ही आग जल रही थी। ये वही है जिसने जतिन भट्ट के साथ ऐसा किया। और वह बस वहां खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जय ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमें उसे अभी सबक सिखाना चाहिए। आरव शुरू में नहीं हिला। वह अभी भी सोच रहा था। वे यहां आए, स्कूल के ठीक सामने। दिन के बीच में चारों तरफ छात्र, ढेर सारे गवाह। या तो उन्हें परिणामों की परवाह नहीं है, या वे लड़ने नहीं आए। रुको जय। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और आगे बढ़ गया। पहले उसकी बात सुनते हैं। उसने विक्रम जोशी एजेंट डट की ओर रुख किया। उसकी आवाज स्थिर थी। मुझे महसूस हो रहा है, उसने कहा। तुम लोगों के आसपास की हवा, यह अलग है, आत्मविश्वास भरी। मैं पहले ठगा गया, सोचा कि वह दूसरा लड़का असली था, लेकिन अब मुझे समझ आया। भले ही विक्रम जोशी किसी स्ट्रीट गैंग से हो, भले ही वह वयस्क हो, क्या उसे सचमुच लगता था कि वह अकेले पूरे स्कूल के गुंडों से निपट सकता है? जय तुरंत हिला, अपने आप को उनके बीच में रखते हुए, लगभग सहज रूप से, उसका शरीर तनावग्रस्त, तैयार। आरव, तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। अभी वह अकेला है, लेकिन अगर तुम उसके साथ जाओ, वो उसका इलाका है। मुझे कम से कम तुम्हारे साथ आना चाहिए। आरव जानता था कि वह लाखपति लाइनेज को अभी युद्ध में नहीं खींच सकता। अभी नहीं, जब वे अभी भी बढ़ रहे थे, जब वे निरस्त सेना से कहीं कम जोर थे। जतिन भट्ट का घायल होना पहले ही उन सभी में कुछ खतरनाक जगा चुका था। और आरव जानता था, अगर अभी लड़ाई शुरू हुई तो वे या तो बहुत आगे चले जाएंगे, या फिर पर्याप्त नहीं। मैं संभाल लूंगा, आरव ने अपन बड़ी ही जेब में हाथ डालते हुए कहा। यह पिछली बार की तरह नहीं था। तब जब पुराना आरव आदित्य राठौर पकड़ा गया था, उसके पास कोई सहारा नहीं था, न पैसा, न पहुंच। लेकिन अब विक्रम सिंह के पास विकास कपूर के जरिए आपातकालीन फंड तक पहुंच थी। आपातकालीन ट्रैकिंग, आकस्मिक योजनाएं। आरव अंधे में नहीं जा रहा था, वह तैयार होकर जा रहा था। आरव शांति से विक्रम जोशी के पीछे चला, जिसने गेट के पास रुके हुए छात्रों की ओर पीछे मुड़कर देखा। वही टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, जैसे वह किसी और को कुछ करने की चुनौती दे रहा हो। कार में कुछ खास नहीं था, न टिंटेड खिड़कियां, न बख्तरबंद प्लेट्स, बस एक साधारण कार जैसी कोई आम नागरिक चलाता हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? आरव ने पूछा। विक्रम जोशी ने कंधे उचकाए। मुझे कैसे पता होना चाहिए? मैं सवाल नहीं पूछता, मैं आदेशों का पालन करता हूं। वह अपनी सीट पर पीछे झुका। बड़ी ही पक सोलंकी मजबूत था। तुमने उसे हराया। बॉस को बस यही सुनना था। मुझे अभी भी लगता है कि तुम बस एक बेवकूफ छात्र हो जो सख्त बनने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार कार धीमी हुई और एक तंग गली में रुकी। आना गोदाम के बगल में पार्किंग करते हुए। ये कुछ खास नहीं था। एक बड़ा स्टील का ढांचा, जिसकी बाहरी दीवारें जंग लगी और टूटी फूटी थीं, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। आरव ने चारों ओर देखा। ये तुम्हारा बेस है? उसने पूछा। कुछ अजीब सी जगह है।
गोदाम के पीछे से एक बड़ा काला ट्रक दिखाई दिया और रुक गया। पीछे का हिस्सा जोरदार धातु की आवाज के साथ खुला। कई लोग बाहर कूद पड़े, सभी कैमो पैंट और बेरे टोपी पहने हुए, ठीक विक्रम जोशी की तरह। उनके जूते एक साथ जमीन पर टकराए। कोई बातचीत नहीं, बस दस्तानों के कसने की आवाज और हथियारों की जांच की क्लिक। विक्रम जोशी कार से बाहर निकला। हमारे हाथ में एक छोटा सा गैंग युद्ध है, उसने अपनी गर्दन चटकाते हुए कहा। सोचा तुम्हें फ्रंट रो सीट देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की दास्तां यहीं खत्म होती है। कुछ अल्फाजों में थी जादू, कुछ एहसासों की बात होती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो जरा, तो एक छोटा सा लाइक कर देना, ये हमारे लिए है बड़ा। और हाँ, अपनों संग बांटना मत भूलना इस अफसाने को, शायद किसी और के दिल को भी भा जाए ये फसाने। दिलचस्प किस्सों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस नाइट स्टोरीज चैनल से जुड़ाव बना रहेगा। टेलीग्राम की महफिल भी है डिस्क्रिप्शन में छुपी हुई, ज्वाइन कर लेना। नई कहानी की खबर वहीं से मिलेगी, सच्ची सुनी हुई। आपका प्यार ही तो है जो हमें हौसला देता है, वरना कहाँ एक कहानी, कहाँ ये सारा कारवां चलता है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक यादों में बसाए रखना हमें हर बात के साथ।